ठीक है। जीके की आज हमारी सेकंड, बाकी ये इंग्लिश वाली सैटरडे को हम कंपनसिएट करेंगे क्योंकि कल नहीं हो पाई थी क्लास। यहां तक हमने किया था। जीके में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बताई थी आपको, और यहां तक हमने पढ़ा था। ये अभी भी सीएसएस के मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे ना, जीके के ये क्वेश्चन आया था एससीओ वाला, कि पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया। उसने सिर्फ साल पूछा था, 2017। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं सब आपको बताता हूँ। अभी कुछ हेडक्वार्टर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट जिनके इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। आईएलओ ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा, इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पढ़ी भी है वैसे। ये कब बनाई गई? 1948 को। सही है, इसका भी जेनेवा में है। जेनेवा को मैंने आपको, शहर है ये स्विट्जरलैंड का, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है जीके में, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस किससे कहा जाता है? जेनेवा को। क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो कॉन्फ्रेंस वगैरह यहाँ पे होती हैं ज्यादा। ये डब्ल्यूटीओ कौन सी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीजे। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म्स में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको कहा जाता है। ये पूरी दुनिया की जस्टिस की कोर्ट है, यूएन का ऑर्गन है ये भी। इससे क्वेश्चन क्या आते हैं ये याद रखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे को कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, बहुत दफा पूछा जाता है एसपीएससी में। इसका हेडक्वार्टर है हेग में, द हेग कहा जाता है, ये नेदरलैंड्स का शहर है। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या आता है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। इसमें बैठते हैं 15 जजेस। कितने? 15 जजेस बैठते हैं। 9 सालों के लिए इनका टर्म होता है। 9 सालों के बाद वो जजेस चेंज होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आते हैं एसपीएस में। आईसीजे का हेडक्वार्टर द हेग, नेदरलैंड। द हेग लिखेगा ब्रैकेट में, आपको नेदरलैंड जरूर देगा जब भी ये क्वेश्चन आया। और ताकि अगर आपको हेग भूल जाता है तो नेदरलैंड आपको याद होना चाहिए। 15 जजेस हैं इसमें। अगर पूछा जाए कि आईसीजे में कितने जजेस होते हैं, 15 नंबर ऑफ जजेस होते हैं, और 9 सालों के लिए वो इलेक्ट होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आईसीजे से आपने याद रखने हैं। ठीक है। फिर ये इंटरपोल, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में जो पढ़ते हैं बच्चों ने पता होगा, इंटरपोल। ठीक है, इंटरनेशनल ये क्रिमिनल पुलिस है पूरी दुनिया की। इसमें इसका हेडक्वार्टर है लियोन में। यह भी काफी दफा एसपीएससी में आया है। लियोन, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन, फ्रांस का शहर है ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंटरपोल। यूनिसेफ चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है जो, ये यूनाइटेड नेशन का ये भी ऑर्गन है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का है। एफएओ ये आपका आ चुका है वेटनरी में, ये काफी दफा बता चुका हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर। ये क्योंकि वेटनरी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, इसलिए इससे क्वेश्चन आ चुका है। इसका हेडक्वार्टर रूम में, इसका हेडक्वार्टर है इटली में। इटली का शहर है रोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने काफी दफा पहले भी बताया है, एफएओ का। और पाकिस्तान ने सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ये भी याद रखिएगा, ये रिसेंटली एसपीएससी ने क्वेश्चन निकाले हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, 7 सितंबर को 1947 में। फिर यूएनओ को 30 सितंबर में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हमें था कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। अभी ये ऑफिशियल रेजिडेंसी है कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जो क्या कहते हैं, हाउसेस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यहाँ से आपने याद रखना है, ये इम्पॉर्ट उसमें नहीं है, वेटनरी से इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बता रहा हूँ, ये वेटनरी के इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी और जीके में आपको काम दे सकते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये आता है पेपर में, डिफरेंट वन पेपर में आते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसकी है? ये जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उसका हाउस को कहा जाता है। जैसे हमारे पास है ना एवान सदर, इस्लामाबाद में,
तो वो हमारे सदर जो है प्रेसिडेंट साहब, उनका हाउस है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो डिफरेंट हाउसेज हैं उनको कहा जाता है। तो जो यूके का पीएम होता है उनके हाउस को कहा जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये उसका नाम है रेजिडेंसी का। जैसे व्हाइट हाउस आपने सुना होगा, ये किसका है? यूएसए के प्रेसिडेंट का इसका हाउस है या रेजिडेंसी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंसी। व्हाइट हाउस है ये वाशिंगटन में है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे व्हाइट हाउस में। तो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यूके का जो पीएम साहब होता है वो उसके हाउस को कहा जाता है। ब्लू हाउस, ये भी आता है पेपर में। ब्लू हाउस है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का। ठीक है। पाकिस्तान का आपको पता है ऐवान सदर कहा जाता है उसको। अभी कुछ इनकलाब भी आए हैं दुनिया में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 3 4 इनकलाब इंपॉर्टेंट है, रेवोल्यूशंस। अमेरिकन, कब आया था इनकलाब? ये इसकी सिर्फ डेट पूछी जाती है, सॉरी मंथ की डेट। 4 जुलाई, 5 जुलाई, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका में रेवोल्यूशन आया था। अमेरिका ने भी ब्रिटिश से आज़ादी ली थी। ठीक है। तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, इनकलाब आया था वहां। फिर 76 में इनकलाब आया, फिर इनकी इंडिपेंडेंस हुई थी 1783। तो ये 4 जुलाई अपना इंडिपेंडेंस का दिन मनाते हैं अमेरिकन। 4 जुलाई को आप देखेंगे तो वहां पे बड़ी सेलिब्रेशन होती है, जैसे हमारे पास 14 अगस्त को होती है। ठीक है। तो ये इनका इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई, ये पूछते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है बोल्शिविक रेवोल्यूशन। ये इसका साल नहीं पूछते, बट ये पूछते हैं कि ये किस कंट्री में आया था बोल्शिविक रेवोल्यूशन। ये आपने याद रखना है, ये रशिया में था। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ था ये। कार्ल मार्क्स की उसमें थ्योरी पे ये बिलोंग करते हैं कि जो है ना, क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। तो ये रशिया में उनके लोग उठे थे, उनको सोशलिस्ट लोग थे, उनको पढ़ते थे यंगस्टर। फिर उन्होंने एक जार निकोलस की हुकूमत थी वहां पे उस टाइम रशिया में। 17 की बात है, 1970 में, क्योंकि इस टाइम दुनिया में वर्ल्ड वार चल रही थी। रशिया भी उसका हिस्सा था जर्मनी के खिलाफ। तो लोग बहुत तंग आ गए थे वहाँ, जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट ये वो। तो उन्होंने ये रेवोल्यूशन दिया था जिसका नाम था बोल्शिविक रेवोल्यूशन। ठीक है। लेनिन आता है फिर, वो उनका लीडर था बोल्शिविक में। तो ये बड़ी हिस्ट्री है रशिया की। तो आपने समझना है, ये क्वेश्चन काफी दफा एसपीएससी में आया है कि बोल्शिविक रेवोल्यूशन किस कंट्री के साथ था या कहाँ पे आया था। रशिया में। ये आपने साल याद ना रखें, क्योंकि ये फरवरी में भी आया था, फिर नवंबर में भी आया था, अक्टूबर में भी आया था। सिर्फ 2 स्टेज थी इसकी। तो डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली आपको पता हो अगर क्वेश्चन आ जाए बोल्शिविक रेवोल्यूशन, ये आया था रशिया में। ठीक है। तो ये रशिया में आया था। ईरान में कब आया था इनकलाब? 1979 में। ये साल भी आपको पता हो। ईरान में रेवोल्यूशन कब आया था? 1979 में। ये 3 रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिकन 4 जुलाई को आया था, इसकी आपने ये मंथ याद रखना है, डेट समेत। और जो है ना बोल्शिविक रशिया के साथ, और ईरान का रेवोल्यूशन 1979 में। अभी कुछ फेमस ट्रीटीज हैं, पैक्ट्स, अकॉर्ड्स वगैरह, ये दुनिया में साइन किए गए थे। यहां तक ये जीके में करते हैं क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझना नहीं है आपको पूरी डिटेल में, ये बहुत बड़ी गेम थी वेस्टफेलिया। ये इसमें स्टेट को जो है ना दुनिया में लाया गया था कि स्टेट कैसी होनी चाहिए। जो अभी रियासत है ना, तो रियासत का क्या कहते हैं इमरजेंस यहाँ से होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। क्योंकि 30 इयर्स वार होती है यूरोप में। 30 साल बहुत ही खतरनाक वार होती है, बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। क्योंकि मोनार्की थी, क्रिश्चियंस जो पोप्स होते थे उनकी रिलीजियस हुकूमत होती थी पूरी दुनिया पे, यूरोपियन में। तो वो बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। तो क्या कहते हैं, फिर इस जंग को रोकने के लिए ये ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसमें फिर ट्रीटी की गई कि भाई हर कंट्री की अपनी सोवेरेनिटी होगी, टेरिटरीज होगी, स्टेट होगी। ये इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्ट है, आईआर का। तो आपने सिंपली समझना है, ये क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब साइन की गई, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर आपको पता हो 1648 में। ठीक है। 1618 में जंग लगती है वहां पे यूरोप में। 1648 तक ये मुसलसल लड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते हैं। उसके बाद ये ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में। ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसका ये साल पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स,
ये वर्ल्ड वार 2 के बाद होती है, वो सॉरी वर्ल्ड वार 1 के बाद, कि इसमें जर्मनी को डिक्लेयर किया जाता है कि भाई सारा जो जंग थी ये जर्मनी ने की। तो जर्मनी पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं हिटलर वालों की उस पे। हिटलर तो नहीं था तब, बट वो उनका ही हिस्सा थे। तो जर्मनी जर्मनी को यहाँ पे दोषी ठहराया जाता है इस ट्रीटी के मुताबिक। जो 1914 में जंग होती है वर्ल्ड वार 1, 18 तक। उसके बाद ये ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फ्रांस का शहर है वर्साइल्स वहां पे। ये 1919 में की गई थी। तो जर्मनी पे जो है ना सैंक्शंस लगाए गए थे, उस पे क्या कहते हैं, जुर्माना लगाया गया था जंग का। ट्रीटी ऑफ सेवरेस भी होती है फिर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये दुनिया में ह्यूमन राइट्स दिए गए सब जेंडर्स को 1948 में, इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इसका साल याद ना रखें, बस आपको ये पता हो अगर पूछा जाए। मैंने वैसे भी आपको बताया ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, नेटो। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेटो 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन में ये बनाया गया था। फिर आता है ये तशकंद डिक्लेरेशन, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। तशकंद डिक्लेरेशन, इंडो पाकिस्तान की जंग होती है 1965 में। उसके बाद 1966 में ये डिक्लेरेशन साइन किया जाता है, 10 जनवरी 1966 को। तशकंद शहर है, कैपिटल सिटी है उज्बेकिस्तान का। वहां पे लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान से थे अयूब खान। तो इन्होंने ये पैक्ट साइन किया था जिसको कहा जाता है तशकंद डिक्लेरेशन। ठीक है। फिर आती है शिमला एग्रीमेंट, ये भी बता चुका हूँ। ये अभी रिसेंटली डेट समेत एसपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2 जुलाई 1972। ठीक है, ये शिमला इंडिया का शहर है। ये हम शिमला से 3 रिलेटेड इवेंट्स हम पढ़ चुके हैं, आपको बताए भी हैं। शिमला डेपुटेशन 1906 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, और शिमला एग्रीमेंट जब पूछी जाए तो 72 की। ठीक है। 1970s में जो इंडिया पाकिस्तान की वार होती है, जिसमें बांग्लादेश भी जुदा हो जाता है, उसके बाद ये एग्रीमेंट की जाती है। इंदिरा गांधी थी और जुल्फकार अली भुट्टो। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 इंडिया में। ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपके काम का नहीं, 1997 में ये आया था। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये 3 4 इसकी ट्रीटीज कुछ इंपॉर्टेंट थी, आपको बता दी। बट ये विटनरी में नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जो विटनरी से इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ ताकि आपको किसी पेपर में बैठते हैं तो आपको ये काम आएंगे, बाकी विटनरी में ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये एडवांस जीके है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यहाँ से कुछ और पढ़ेंगे। चीजें समझ आ रही हैं? बताएं शाबाश। यस सर। ये मुझे बताएं, ये स्ट्रीट्स हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, जो फेमस स्ट्रीट्स हैं या वाल्स हैं दुनिया में। अगर किसे याद है, मुझे याद नहीं है कि हमने ये चीज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, अगर किसे याद है तो बता दें। नो। ओके, पढ़ते हैं। यहां से भी एक दफा क्वेश्चन एसपीएससी में आ चुका है, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते हम। इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि कॉपी पेस्ट हो सकता है। यह क्वेश्चन आ चुका है आपका, वाल स्ट्रीट। ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए फेमस है। ये है न्यूयॉर्क में बैंकिंग एंड फिनांस के लिए या स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ये न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट है जिसको कहा जाता है वाल स्ट्रीट। तो ये वहां पे फेमस है, इस स्ट्रीट में आपको बैंकिंग फिनांस स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना मटेरियल मिलेगा, या वहां पे ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये वाल स्ट्रीट। दूसरी, ये लंदन में है, इंग्लैंड में, बॉन्ड स्ट्रीट। ये ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग के लिए बॉन्ड स्ट्रीट इंग्लैंड में है। ये मशहूर है, फेमस है। और जो है ना, क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ स्ट्रीट में से, ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये भी यूएसए में है। ये थिएटर सिनेमा हॉल्स के लिए बहुत ही फेमस है। ये 3 आप याद रखें, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था कि कौन सी स्ट्रीट बैंकिंग फिनांस या स्टॉक एक्सचेंज के लिए फेमस है। तो ऑप्शन में ये तीनों चारों ऑप्शंस में दिए हुए, तो आपको याद रखना है बैंकिंग का जब भी वर्ड आ जाए तो बैंकिंग, ये करेंसी फिनांस इससे रिलेटेड है। तो ये वाल स्ट्रीट है, ये न्यूयॉर्क में मौजूद है। ठीक है। दूसरी है बॉन्ड स्ट्रीट,
ये इंग्लैंड में है। ये है ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग के लिए फेमस है। ठीक है। और है ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये सिनेमाज एंड थिएटर के लिए यूएसए में क्या कहते हैं, मशहूर है, फेमस। क्लियर है। बाकी ये और स्ट्रीट याद रखने की जरूरत नहीं है। अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये इजिप्ट में कायरो में अल अजहर यूनिवर्सिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी कुछ हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स हैं डिफरेंट, जो है ना, गवर्नमेंट्स के या डिफरेंट कंट्रीज की आर्मीज के। जैसे हमारा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान का, आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए पाकिस्तान का मिलिट्री अवार्ड हाईएस्ट कौन सा है, वो है निशान हैदर। ठीक है। निशान हैदर पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। तो डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग है, तो जिनके इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। रशिया का कौन सा है? रशिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो पेट्रियोटिक वार, ऑर्डर ऑफ पेट्रियोटिक वार। बट ये पेपर में इतना नहीं आता। पेपर में क्या आता है, वो आता है ब्रिटेन का, क्योंकि हमने ब्रिटेन से आज़ादी ली थी ना। तो ब्रिटेन का, ये हमारे जो इंडियंस थे उस टाइम जब ब्रिटिश हुकूमत करता था, ये तब वहां भी देता था उस टाइम आर्मी के लोगों को विक्टोरिया क्रॉस। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विक्टोरिया क्रॉस, वेटनरी में नहीं आएगा, फिर दोबारा बता रहा हूँ, किसी और पेपर में आपको काम आ सकता है। विक्टोरिया क्रॉस किस कंट्री का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है? वो है ब्रिटेन का। ठीक है। या यूके, या अभी इसको इंग्लैंड समझ लें, कुछ भी समझ लें। इंडिया का कौन सा है पड़ोसी का भी आपको पता हो? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। तो ये जो मिलिट्री में ज्यादा काम करते हैं या शहीद होते हैं उनको जो है ना ये दिए जाते हैं अवार्ड्स। पाकिस्तान का निशान है हैदर। ये लिखा भी हुआ है, पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड अगर पूछा जाए तो वो है निशान है पाकिस्तान। और हाईएस्ट जो है ना, क्या कहते हैं, मिलिट्री अवार्ड, ऊपर शायद लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान का है निशान है हैदर। ये दोनों आपने जहन में बिठाने, शायद मैंने पहले आपको बताए भी हैं, नहीं बताए तो अभी आपने जहन में बिठाने। अगर मिलिट्री पूछा जाए तो निशान हैदर है। अगर सिविलियन पूछा जाए, जो सिविल लोगों को दिया जाता है विथआउट मिलिट्री, तो वो है निशान पाकिस्तान। जो आप देखते होंगे प्रेसिडेंट देता है, वो है निशान पाकिस्तान, जो सिविलियन को मिलता है जो अच्छा काम करते हैं। ठीक है। अगर मिलिट्रीज में पूछा जाए कि पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, वो है निशान हैदर। अगर पूछा जाए पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, वो है निशान पाकिस्तान। सही है। ये आपने दो पाकिस्तान के कम से कम याद रखने ही रखने हैं। बाकी ब्रिटेन का पूछा जाए तो वो क्या है, ऊपर बता दिया, विक्टोरिया क्रॉस। अच्छा, ये अभी सीक्रेट एजेंसीज हैं दुनिया की। M15, ये यूके की है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसका पता होना चाहिए, रा का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेटनरी में आ सकता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वीओ में मैं बता रहा हूँ। रा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि रा का फुल फॉर्म क्या है, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रा जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, इसका ये फुल फॉर्म है रा, जिसको आपने नाम सुने होंगे रा। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पाकिस्तान की कौन सी है? आईएसआई। आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है? द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है। तो ये दोनों के आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के। बाकियों के ये MI1 MI6 ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये यूके की हैं। रा, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईएसआई। आईएसआई का क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये आ सकते हैं वैसे। CIA यूएसए की है। FIR, FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये पुलिस में हम जब जाते हैं FIR लिखवाते हैं, तो FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। NC, नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, काफी वन पेपर में आती है। KGB। KGB किसकी है? सीक्रेट एजेंसी, ये रशिया की। ये ऐसे ही नाम आपने याद रखना है, KGB। ये क्वेश्चन काफी दफा SPSC में भी आया है, वन पेपर्स में, वीओ में नहीं आया है। वीओ में आपको जो बताया है रा का फुल फॉर्म ये आ सकता है, ये आपने याद रखना है। KGB किसकी है? रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। मुसाद किसकी है? इसराइल की है। ये आप नाम सुनते होंगे अभी न्यूज में इसका, मुसाद का। मुसाद सीक्रेट एजेंसी है इसराइल की।
ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंस थी। बाइबल किसका है होली बुक? ये क्रिश्चियंस जो है, ईसाई जो है, इनका है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये भी काफी दफा क्वेश्चन आया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है, इस्लाम नहीं करना है। आपको लगेगा कि इस्लाम सबसे ज्यादा दुनिया में फैला हुआ रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियंस जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। तो ये लार्जेस्ट रिलीजन तस्लीम किया जाता है दुनिया में। ये आपने एक क्वेश्चन जहन में बिठाना है यहाँ से। अभी इनके होली बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो आपके लिए। द रेक्टर स्केल इज यूज टू मेजर, ये क्वेश्चन वीओ में भी आ चुका है आपका। ये पहले भी बताया काफी दफा। जिलजिले वगैरह जो आते हैं अर्थ को एक इनको मेजर करने के लिए रेक्टर स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी आपको बताया, द हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? कौन से प्लेनेट को? वीनस को कहा जाता है। यह भी आपको बताया हुआ है। ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यह भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द प्लेनेट आल्सो कॉल्ड अर्थ टोइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ टोइन कौन से प्लेनेट को कहा जाता है? ये भी वीनस को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला, सेलिनोलॉजी। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन एसपीएससी में आया है 2025 में। अक्टूबर के मंथ में एसपीएससी ने ये क्वेश्चन निकाला था कि सेलिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लियर रखना है, द मून, चांद की स्टडी को कहा जाता है साइंटिफिकली सेलिनोलॉजी। ये क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है। ये एवरीडे साइंस में भी आ सकता है, जीके में भी आ सकता है। अगर पास पेपर से कॉपी करके वो निकाल दे तो आ सकता है कि सेलिनोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? मून की, चांद की स्टडी को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है सीसी की स्क्रीनिंग में, तो आपने ये याद रखना है, सेलिनोलॉजी। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ तक ये जीके के वन लाइनर्स करते हैं। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा एवरीडे साइंस को देख के क्लास खत्म करते हैं आज की। लाफिंग गैस हमने पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड। द पेनक्रियास सीक्रेट क्या? ये हमने वीओ में, वेटनरी में भी पढ़ा हुआ है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है। इंसुलिन जो ड्रग है, ये किसने डिस्कवर की थी? बेंटिंग, नाम याद रखिएगा, बेंटिंग। ठीक है, ये इसका फुल नाम है, याद नहीं होगा आपसे, बेंटिंग याद रखिएगा बस। अगर क्वेश्चन आ सकता है, ये वीओ में भी आ सकता है कि इंसुलिन ड्रग किसने डिस्कवर किया था? बेंटिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एवरीडे साइंस का भी क्वेश्चन है वैसे। हाईएस्ट एनर्जी को इनमें से किसकी है? गामा रेस की है। एक्स रेस नहीं करना है, गामा रेस, इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी ज्यादा होती है। ये अभी वीओ में नहीं आएगा, किसी और पेपर में आपको काम आएंगे। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये। जब आई डोनेट की जाती है, कि कौन सा पार्ट डोनर आई से लिया जाता है? आई का पार्ट है कोर्निया। ठीक है, यह भी काफी दफा एसपीएससी के वन पेपर में आया है। दूसरे पेपर्स में आपको एवरीडे साइंस में ये काम आ सकता है, वीओ में इतना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एवरीडे साइंस से, ये बहुत ही ज्यादा वो है।
तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट हो जाता है कि आई डोनेशन के दौरान डोनर आई, जो डोनर होता है उसका, उसकी आईज का कौन सा पार्ट को यूटिलाइज किया जाता है, कॉर्निया को किया जाता है। ये सारे पार्ट्स हैं, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया। तो कॉर्निया लिया जाता है उसकी आईज से। ये भी काफी दफा क्वेश्चन आया है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मुझे याद है। इक्विनोक्स, इक्विनोक्स किससे कहा जाता है, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये रीजन है जियोग्राफी की मैप पे, कि वो जगह जहाँ पे दिन और रात एक हो जाते हैं, मतलब टाइम एक ही हो जाता है उनका। इक्वल ड्यूरेशन, इक्विनोक्स उससे कहा जाता है। ओल्डेस्ट बैराज कौन सी है इंडस रिवर पे, सखर। ये किस कब बनाई गई थी, 1932 पे, 1932 में, सखर बैराज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वीओ में आ सकता है आपका। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। ठीक है, कौन सी विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाती है हीट करने टाइम, तो वो आपने याद रखनी है, विटामिन सी। ठीक है, ये वीओ में आ सकता है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है वीओ के लिए भी, क्योंकि विटामिन से भी आते हैं क्वेश्चन वीओ में। तो कौन सी विटामिन जो हीटिंग के, हीट जब उसे किया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, विटामिन सी, ये आपने याद रखना है। काऊ के मिल्क में सबसे ज्यादा विटामिन ए होती है। ये सारे एवरीडे साइंस के क्वेश्चन है, वेटनरी में इसको आपने फिट नहीं करना है। मर्क्यूरी जो होता है, इसको और क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर इसको कहा जाता है, मर्क्यूरी को। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट, ये भी पूछ सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो ये यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताती है। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि मतलब एक बड़ा जो है ना थर्मल धमाका हुआ था दुनिया में, तो उसके बाद ये यूनिवर्स जो है ना तख्लीक में आई थी। ये साइंटिफिकली ये कहते हैं कि आज से तकरीबन 13 बिलियन साल पहले या 10 बिलियन साल पहले एक धमाका हुआ था, जिससे ये यूनिवर्स बनी थी। ये साइंटिफिकल वो है ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्वेश्चन आता है, बिग बैंग थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, ये सिंपली आपने समझना है, यूनिवर्स की ओरिजिन को। सन या फिजिक्स का लॉ ये नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताती है बिग बैंग थ्योरी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स पूरे की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। तो चलो यहाँ तक करते हैं ये एवरीडे साइंस के।